बैजोई महाविद्यालय बैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की उपचारात्मक पोषण में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है पाचन संस्थान संबंधी रोगों में आहार, यानी कि पाचन संस्थान से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाचन संबंधी रोगों में आहार, यानी कि पाचन संस्थान होता क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। तो भोजन के साथ पाचन संस्थान का संबंध अत्यंत निकट का होता है, क्योंकि इसी अंग के द्वारा शरीर के उपयोग के लिए शक्ति मिलती है। पाचन संस्थान के साथ मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी गहरा संबंध होता है। शीघ्र खाना, अप्रसन्न वातावरण में खाना, क्रोधित, चिंतन, भयातुर होकर खाने से भोजन के पाचन पर विपरीत परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इससे कभी अजीर्ण हो जाता है तो कभी अमाशयिक अम्ल की मात्रा अधिक या कम हो जाती है। यदि इसी प्रकार की मन स्थिति दीर्घकाल तक बनी रहती है तो कई प्रकार की अमाशय बीमारियां भी उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न रोगों के लक्षण या पाचन संस्थान के अंगों के रोगों के लक्षण सर्वप्रथम अमाशय की अवस्था के रूप में ही प्रकट होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पेट ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें पाचन संबंधी गड़बड़ी या अन्य शारीरिक अंगों के रोग प्रतिबिंब हो जाते हैं। पाचन संस्थान में होने वाली बीमारियां अनेक प्रकार की हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य बीमारियों के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरिया क्या होता है। पाचन संस्थान से संबंधित जो पहली बीमारी है वो है हमारी अतिसार, यानी डायरिया क्या होता है। तो डायरिया जो है मल का अधिक मात्रा में अधिक पतला और बार बार निकलने की अवस्था को अतिसार कहा जाता है। इसमें मल पदार्थ कोलोन वाले भाग से इतनी शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं कि द्रव पदार्थ को अवशोषित होने का मौका नहीं मिल पाता, जिससे पूर्णतः बने हुए मल उत्सर्जित होते हैं। अतिसार अथवा प्रवाहिका भी एक पाचन संबंधी रोग है, जिसमें उचित देखभाल न होने पर रोग की तीव्रता से शरीर में जल की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतिसार में बार बार मल त्याग की क्रिया होती है और मल पतला टूटा फूटा होता है, साथ ही पेट में भी दर्द होता है। यह रोग वर्षा व ग्रीष्म ऋतु में अधिक फैलता है। अब देख लेते हैं कि अतिसार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया होने के कारण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये आएगा कि गंदे, अधिक मसाले युक्त या बासी तथा सड़े भोज्य पदार्थ खाने से एक्यूट अतिसार हो जाता है। कीटाणुओं के संक्रमण द्वारा यह फैलता है। भोज्य पदार्थों की एलर्जी हो जाने पर यह हो जाता है। कुपोषण के कारण भी एक्यूट डायरिया हो जाता है। अन्य रोग के लक्षण के रूप में भी ये एक्यूट डायरिया हो जाता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक जैसे अधिक संवेगात्मक स्थिति, चिंता के कारण भी या किसी डर के कारण भी ये वाला अतिसार हो जाता है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है क्रॉनिक अतिसार। क्रॉनिक अतिसार जब 2 सप्ताह से अधिक अवधि तक उपचार के बाद अतिसार रहता है तब इसे क्रॉनिक अतिसार कहते हैं। पानी की अधिक मात्रा मल के साथ शरीर से निकल जाने से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। एक्यूट अतिसार के ठीक होने पर अधिक मसाले युक्त, चटपटे तथा काफ़ी समय तक रखे भोज्य पदार्थों को खाने में प्रयोग करने से क्रॉनिक अतिसार हो जाता है। बड़ी आंत के अंतिम भाग में कोई विकार या ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भी क्रॉनिक अतिसार हो जाता है। यकृत का रोग, सिरोसिस होने पर भी क्रॉनिक अतिसार होने की संभावना रहती है। अवशोषण क्षमता में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तब भी हमें क्रॉनिक अतिसार उत्पन्न हो जाता है। एंजाइम की असंतुलित मात्रा से भी अतिसार हो जाता है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट प्रयत्न के प्रभाव से उत्पन्न अतिसार अथवा न्यासी अतिसार, यानी कई लोगों को एक दूसरे प्रदेश अथवा प्रदेश में जाने के 3 या 15 दिन के अंदर अतिसार हो जाता है, जिसका कोई निश्चित काल पता नहीं हो सका है। हवा तथा पानी के बदलने से, सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव से यह हो जाता है। खाने में रुचि न रहने या बमन, दस्त 1-2 दिन तक रहता है। साधारण उपचार से भी ये ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद भय से उत्पन्न अतिसार,
यानी परीक्षा, बाहर गांव जाने का भय, तनाव या दबाव की स्थिति में अतिसार देखा जाता है। बच्चों में भय के कारण अतिसार हो जाता है। वयस्कों एवं किशोरों में इंटरव्यू अथवा परीक्षा के समय या मानसिक तनाव की स्थिति में भी यह रोग देखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं कि अतिसार के कारण क्या क्या है, अतिसार किन किन कारणों से हो जाता है। तो यह किसी प्रकार का रोग नहीं है, लेकिन रोग का लक्षण है। यह रोग संक्रमण से होता है। इसका प्रमुख कारण जल व भोजन का संदूषित होना है। जीवाणुयुक्त दूध व कच्चे सड़े फल भी संक्रमण से सहायक हैं। मक्खियाँ इस रोग को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेट में ठंड से अथवा गर्मी लगने से भी यह रोग हो जाता है। यह पाचन क्रिया से प्रभावित होने के कारण होता है, जैसे किसी विशेष भोज्य पदार्थ से संबंधशीलता होना या बैक्टीरिया द्वारा भोज्य तत्वों की हीनता, मानसिक अस्थिरता, इन सभी के कारण भी हमें अतिसार हो जाता है। जीवाणुओं के संक्रमण के कारण जैसे टाइफाइड, पेचिस, कुअवशोषण व भोज्य विषाक्तता आदि में भी अतिसार हो जाता है। तो इन कारणों से अतिसार होने की संभावना रहती है। उसके बाद देख लेते हैं कि अतिसार में हमें आहार कैसा देना चाहिए। तो अतिसार होने से पाचन व शोषण की क्रिया उचित प्रकार से नहीं हो पाती, जिससे पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में पोषक तत्वों की आवश्यकता पूर्ति पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। शरीर से जल की अधिक मात्रा में हानि होने के कारण अधिक द्रव्य भोज्य पदार्थ रोगी को देने आवश्यक है। इसमें सोडियम व पोटेशियम की भी अधिक मात्रा में हानि होती है, जिससे उनकी न्यूनता के कारण भूख कम हो जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, व्यक्ति जो है घबराहट का अनुभव करने लगता है। अमाशय व आंतों की मांसपेशियों की गति भी कम हो जाती है। सब्जियों के सूप व फलों के रस में नमक डालकर रोगी को देना चाहिए। दीर्घकालीन अतिसार होने पर कुछ मात्रा में लोहा निरंतर मल द्वारा निष्कासित होता है, जिससे लोहे की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव व आहार द्वारा लोहे की पूर्ति न होने के कारण यह कमी और भी अधिक तीव्र हो जाती है। आहार व टॉनिक के रूप में लोहे की अधिक मात्रा देने से स्थिति में सुधार भी आ सकता है। भोजन पर निरंतर लंबे समय तक नियंत्रण रहने से रोगी निर्बल हो जाता है। अतः भोजन पर नियंत्रण तो होना चाहिए, परंतु उसमें पोषक तत्वों की मात्राएं भी आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, जिससे पोषण में कमी ना हो। पोषण की पूर्ति के लिए आहार में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवणों और विटामिन का आवश्यकता अनुसार समावेश होना चाहिए उसके भोजन में। इस अवस्था में लगभग 100 ग्राम प्रोटीन व अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें रोगी को, अतिसार वाले रोगी को इस तरह का आहार देना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं अतिसार के रोगी की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आएगा कैलोरी। अगर उसका एक्यूट अतिसार है तो उसको 1500 कैलोरी प्रतिदिन देनी चाहिए, और क्रॉनिक अतिसार है तो 2500 कैलोरी उसको प्रतिदिन देनी चाहिए। उसके बाद प्रोटीन के अभिशोषण के अनुरूप सरलतापूर्वक पचने योग्य प्रोटीन ही उचित है। बसा रहित दूध सरलता से पचने पर ही अन्य प्रकार के प्रोटीन पदार्थ दिए जाने चाहिए, वरना उसको नहीं देना चाहिए। उसके बाद बसा की कमी से कम मात्रा, बसा की जो कम से कम उसको मात्रा देनी चाहिए। अधिक बसा से अवशोषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण अतिसार की जो अवस्था है वो तीव्र हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट शीघ्र पचन तथा अवशोषण क्रिया में सहायक होने वाले कार्बोहाइड्रेट पदार्थ उपयुक्त रहते हैं, रेशे वाले पदार्थ नहीं। फलों के रस व अनाजों का माड़ उसको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है। उसके बाद आता है विटामिन सी और डी। विशेष रूप से अतिसार की तीव्र अवस्था में अतिरिक्त मात्रा में उसको दिया जाना चाहिए। उसके बाद खनिज लवण। अतिसार की अवस्था में रक्त में खनिज लवणों का संतुलन का विशेष प्रयास बनाए रखना उसको पड़ता है। उसके बाद तरल पदार्थ भी उसको देने चाहिए। अतिसार के रोगी के फलस्वरूप पानी की अधिक मात्रा उपयोग में लाने की धारणा है। उद्देश्य ये है कि अधिक मात्रा में पानी से अतिसार होते हेतु पानी की कमी नहीं रहेगी और रोग की अवस्था में सुधार आएगा। अतिसार में अत्यधिक मात्रा में पानी, फलों का रस, नींबू का शरबत, अनाजों का पानी, माड़ आदि में शक्कर, नमक एवं नींबू का रस मिलाकर इतना दिया जाना चाहिए जितनी की व्यक्ति की अधिकतम पेय पदार्थ लेने की क्षमता हो। तो ये था हमारा अतिसार के रोगी की पोषक तत्वों की आवश्यकता। उसके बाद देख लेते हैं अतिसार में आहार में परिवर्तन उसके कैसे कैसे करेंगे।
तो रोग की गंभीर दशा में पाचन तंत्र को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। इस अवस्था में केवल द्रव्य आहार ही रोगी के लिए उत्तम होते हैं। 12 से 24 घंटों तक पानी में ग्लूकोज अथवा थोड़ा नमक डालकर फलों का रस व सूप आदि देना चाहिए। 24 से 48 घंटे तक 0.5% सोडियम क्लोराइड और 5% ग्लूकोज और संतरे के रस से युक्त पानी प्रत्येक घंटे के अंतर पर 180 से 200 ml दिए जाना चाहिए। तीसरे दिन उसको 5% ग्लूकोज के साथ दूध मक्खन की बराबर मात्रा मिले हुए जौ का पानी के मिश्रण के रूप या संतरे के रूप में ग्लूकोज मिले हुए सूप में हो सकते हैं। जैसे ही रोगी मुंह द्वारा तरल पदार्थ भली प्रकार लेने लगे, तरल भोज्य पदार्थ जैसे मांस का सूप, दलिया, सूखा टोस्ट, हल्की चाय आदि दे सकते हैं। दूध रहित खाद्यान्नों का माड़, वसाहीन शोरबा व टोस्ट आदि के अतिरिक्त कुछ भी अन्य पदार्थ खाने को देना चाहिए। रोग की तीव्रता में कमी आने पर जौ का पानी, पतला दूध 2-2 घंटे बाद उसको देना चाहिए। स्टार्च युक्त भोजन जैसे दही, इसबगोल की भूसी, साबूदाना, उबले चावल आदि उसको देने चाहिए। अधिक सुधार होने पर पतली दाल, सब्जियों का रस, कस्टर्ड, आधा उबला अथवा स्क्रेबल किया हुआ अंडा और दूध की पुडिंग दी जानी चाहिए। पाचन में पूर्ण सुधार होने पर हल्के रेशे युक्त भोजन सम्मिलित किए जा सकते हैं, परंतु मिर्च, मसाले व तले हुए पदार्थों को कुछ दिनों तक आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अतिसार के रोगी के लिए आहार नियोजन करते समय निम्नलिखित निर्देश भी सहायक हो सकते हैं, जैसे पाचन तंत्र को विश्राम देने के लिए पहले दिन केवल तरल पदार्थ ही दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चाय, कॉफ़ी, पकाया हुआ नरम चावल, सूप, पका केला, फल का रस या दही दी जा सकती है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं दी जानी चाहिए। कड़े व रेशे पदार्थ कष्ट को बढ़ाते हैं। उसके बाद अचार, चटनी, मसालों एवं तरल व गर्म भोजन से परहेज करना चाहिए। जल की पूर्ति हेतु पेय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। 2-3 घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको भोजन देना चाहिए। स्थिति में सुधार होने पर अर्ध तरल आहार, कोमल ठोस आहार उसको दिए जाना चाहिए। तो ये हमारा अतिसार था। अगली वीडियो में हम आगे के पाचन संबंधी रोगों के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक अतिसार समाप्त होता है। धन्यवाद।